अध्याय 91 एक शीर्षर्जत रैंक की मृत्यु। वास्तव में प्राणियों का पूर्व प्रभुत्व उनके रजत श्रेणी के नेताओं की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। पीछा करो और खत्म करो, झाओ ने आदेश दिया। किसी को भी फिर से संगठित होने के लिए जिंदा मत छोड़ना। उसकी सेना पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे जिले में फैल गई और अलग थलग पड़े राक्षसों का आसानी से शिकार करने लगी। अंततः विजय हमारी पहुंच में थी। यहेजकेल और बंदर के बीच युद्ध मानवीय समझ से परे हो गया था। उनकी टकराती आभाओं के दबाव में इमारतें ढह गईं। इमारतें उनकी शक्ति का सामना करने में असमर्थ हो गईं। बंदर की लंबी लाठी ने कई कोनों से तेजी से वार किया। हर वार में इतनी ताकत थी कि शहर के कई ब्लॉक ध्वस्त हो गए। फिर भी यहेजकेल ने अपनी कुल्हाड़ी से उनका जवाब दिया। दोनों गोल्ड रैंक के करीब पहुंच रहे हैं। अभी पूरी तरह से नहीं, लेकिन खतरनाक होने के काफी करीब हैं। एथन ने कई जगहों से निरीक्षण किया, अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए इष्टतम दृश्यकोण बनाए रखा और उनके युद्ध से होने वाले विनाश से बचता रहा। हर आदान प्रदान ने उसे उनकी शक्तियों के बारे में कुछ नया सिखाया। बंदर की लाठी ने एजेकील की पसलियों पर वार किया, जिससे कवच टूट गया। नगर के स्वामी के जवाबी प्रहार से उस प्राचीन हथियार की नोक चकनाचूर हो गई और लकड़ी के टुकड़े छर्रों की तरह उड़ गए। वे एक दूसरे को थका रहे हैं। अच्छा है। अब दोनों योद्धाओं से खून की धारा बह रही थी। बंदर का फर चांदी के तरल पदार्थ से सना हुआ था, जबकि एजेकील के कवच में कई जगह दरारें दिखाई दे रही थीं जहां लाठी से मांस टकराया था। फिर स्थिति बदल गई। एजेकील की कुल्हाड़ी ने एकदम सही समय पर अपना निशाना साधा और बंदर के बाएं कंधे को बेहद कुशलता से चीर डाला। उस जीव का हाथ पूरी तरह से अलग हो गया और उसकी नसें खो चुकी उंगलियों से लाठी गिर पड़ी। यह बहुत गंभीर चोट है। बंदर खत्म हो गया। फिर भी वह जीव भयानक दृढ़ता के साथ लड़ता रहा। उसकी बची हुई भुजा ने छोटी छड़ी को हताशा से चलाया और हर बार उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधते हुए भारी नुकसान के बावजूद। यह बंदर प्रभावशाली है, लेकिन पर्याप्त नहीं। एजेकील ने अपनी बढ़त का बेरहमी से इस्तेमाल किया। कुल्हाड़ी का निशान चांदी के धब्बे में बदल गया जो कमजोर सुरक्षा बलों को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था। बंदर के खून ने टूटे हुए पत्थर को रंग दिया और घाव इतने बढ़ गए कि उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गए। लगभग खत्म हो गया। अब आगे बढ़ने का समय है। एथन ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी बढ़ी हुई गति उसे छिपते हुए भी लड़ाकों के और करीब ले गई। उसका निशाना एजेकील नहीं, बल्कि आलसी बंदर था। बंदर मुझे एक परिवर्तन देगा, एक पीक सिल्वर वाला। युद्ध के मैदान के उस पार उस जीव की सुनहरी आंखें उसकी आंखों से मिली, शायद पहचान की एक झलक से। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा, उसे मौत को आते देखने दो। यहेजकेल ने घातक प्रहार के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। उसकी चांदी की ऊर्जा हथियार के चारों ओर तब तक संघनित होती रही जब तक कि वह एक तारे की तरह चमक नहीं गया। बंदर ने व्यर्थ बचाव में अपनी छोटी लाठी उठाई। उसकी सुनहरी आंखों में आसन्न विनाश का आभास हो रहा था। कुल्हाड़ी नीचे आई, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे गिरती, एथन ने वार कर दिया। उसकी गति और हवा के प्रभाव ने उसे अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में उड़ा दिया। उसकी लोहे से मजबूत मुट्ठी ने बंदर की छाती में छेद कर दिया और उंगलियां उस जीव के धड़कते दिल पर कस गईं। बंदर ने मुंह भर खून थूक दिया। अपनी निश्चित मौत के बावजूद बंदर मुस्कुराया। मां बहुत गुस्सा होंगी। जैसे ही उसके शरीर से प्राण निकले, उसका शरीर लटक गया। तुमने पीकसिल्वर को मार दिया है, आलसी बंदर अपनी बाँ अभी भी प्राणी की छाती में गड़ी होने के कारण एथन ने तुरंत अपनी भक्षण प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। बंदर का सार उसमें प्रवाहित हो गया। आपने आलसी बंदर को खा लिया है। +10 चपलता। आपने आलसी बंदर पीकसिल्वर परिवर्तन प्राप्त कर लिया है। पीकसिल्वर रूपांतरण प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण चपलता में वृद्धि हुई। उनकी चपलता 168 तक पहुंच गई थी, जो उस सीमा के करीब पहुंच गई थी जहां मात्रा गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाती थी। एजेकील सिकुड़ी हुई आंखों से उसे घूर रहा था। कुल्हाड़ी अभी भी उसके बीच में लगे वार से उठी हुई थी। हथियार की धार से खून टपक रहा था, जो बंदरों के खून के साथ मिलकर उनके पैरों के चारों ओर जमा हो रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? नगरस्वामी की आवाज में खतरनाक लहजा था। क्या मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था? उसकी आवाज गुस्से और आहत अभिमान से भरी थी। यह अपेक्षित ही था। एथन ने अपना खून से सना हाथ बंदर की छाती से हटा लिया और बिना झिझके एजेकील की नजरों से मिला। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। हमें मौका मिल गया। बस यही मायने रखता है कि वह मर गया। जब यहेजकेल करीब आया तो उसे महसूस हुआ कि विसंगति ने साधारण सहायता से परे एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम किया था। मारना मेरा काम था।
मारना जरूरी था। तनाव के बावजूद एथन का स्वर संतुलित रहा। क्या तुम चाहोगे कि वह बच जाए? नगर का स्वामी उस स्थान पर गया जहां बंदर की लाश पड़ी थी और उसके पास घुटने टेककर उसका मूल निकालने लगा। यह मेरा है, यहेजकेल ने बिना किसी औपचारिकता के पुरस्कार जेब में रखते हुए कहा। अकेले यह परिवर्तन किसी भी एकल कोर द्वारा प्रदान की जा सकने वाली उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान था। बिल्कुल, एथन ने सहजता से सहमति जताई। सारा काम तुमने ही किया है। यहेजकेल ने उसका अध्ययन किया। उसकी कुल्हाड़ी से अभी भी खून टपक रहा था। तुमने भीमकाय जानवर को कैसे मारा? सवाल हवा में ब्लेड की तरह लटक रहा था। एथन का चेहरा तटस्थ बना रहा। जनरलों के साथ समन्वित हमला। हमने कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाया। कमजोरियां? ईजेकील की आवाज में संदेह था। एक हाई सिल्वर की कमजोरियां जिनका फायदा दो घायल मिड सिल्वर शायद न उठा सकें। अनुभव मदद करता है। अनुभव? नगर का स्वामी करीब आया। उसके चारों ओर चांदी की ऊर्जा चमक रही थी। यहेजकेल की आंखें सिकुड़ गईं। जवाब न मिलने से उसे चिढ़ होने लगी थी। मैं दशकों से इस शहर के जागरूक लोगों पर नजर रख रहा हूं। आज रात से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। फिर भी तुम ऐसी क्षमताएं प्रदर्शित करते हो जो मुझसे भी प्रतिस्पर्धा करती हैं। लोग अलग अलग दर से आगे बढ़ते हैं। इतनी जल्दी नहीं। नगर प्रभु का आभामंडल थोड़ा भड़क उठा। और इतनी प्रतिभाओं के साथ तो बिल्कुल नहीं। यह आता है। मैंने आपकी लड़ाइयों के दौरान कम से कम 4 विशिष्ट क्षमताओं की गणना की। गति वृद्धि, क्रिस्टल सख्त करना, अग्नि हेरफेर, वायु नियंत्रण। एथन ने बिना हिचकिचाए उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। मैं भाग्यशाली हूं। भाग्यशाली? यहेजकेल की आवाज ऊंची हो गई और अंततः उसका धैर्य जवाब दे गया। ये ठीक नहीं है। वो आक्रामक हो रहा है। वो वापस गोल्ड रैंक पर क्यों नहीं पहुंच जाता और मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? कुछ लोग स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। यह खारिज करने वाला जवाब साफ तौर पर गलत था। यहेजकेल के चारों ओर चांदी की ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे दबाव के कारण आसपास का मलबा बिखर गया। प्रतिभाशाली? उसकी आवाज में खतरनाक लहजे थे। एक समन्वित राक्षसी हमले के दौरान तुम कहीं से प्रकट हो जाते हो। अभूतपूर्व प्रतिभा, विविधता का प्रदर्शन करते हो। एक ही रात में 2 मिड सिल्वर और 1 हाई सिल्वर को मार गिराते हो। और तुम्हारा स्पष्टीकरण है कि तुम में प्राकृतिक प्रतिभा है। एथन की चुप्पी ने सिटी लॉर्ड के बढ़ते क्रोध को और बढ़ा दिया। तुम असल में कौन हो? यहेजकेल ने पूछा। किस नगर ने तुम्हें भेजा है? यहां तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? वह सोचता है कि मैं जासूस हूं। अरे, यह बात तो सही है। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा दिखता हूं। मैं पूरी जिंदगी इसी शहर में रहा हूं। देखो, मैं मुसीबत नहीं चाहता। हम जानवरों के हमले से बमुश्किल बच पाए हैं, तो क्यों न हम दोस्त बन जाएं। अध्याय 92। नगर स्वामी से युद्ध। यहेजकेल से निकलती चांदी जैसी आभा से पता चलता था कि बातचीत में तर्क पहले ही खत्म हो चुका है। रुआन और झाओ के पास आते ही टूटे हुए पत्थरों पर कदमों की आहट गूंज उठी। दोनों सेनापतियों को बंदर की मौत का आभास हो गया था। युद्ध के मैदान पर छाई उस जबरदस्त उपस्थिति का अचानक गायब हो जाना। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि उनके नगर स्वामी उस विसंगति के प्रति शत्रुता का भाव प्रकट कर रहे थे जिसने उन्हें कई बार बचाया था। यह अच्छा नहीं है। महाराज रुआन ने सावधानी से पूछा। क्या कोई समस्या है? एजेकील ने मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजर एथन पर टिकी रही। यह व्यक्ति अपनी योग्यताएं बताने से इनकार करता है। अपनी प्रतिभा के बावजूद, जो हमने पहले कभी नहीं देखी, एक साधारण नागरिक होने का दावा करता है। चलो हम फिर से चलते हैं। यह विचार दोनों जनरलों के मन में एक साथ कौंध गया। उन्होंने पहले भी ऐसा ही देखा था। जब भी कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था जिससे यहेजकेल के अधिकार को खतरा होता था, तो उस पर आरोप लगते थे। फिर सुविधाजनक मौतें। जनरल मॉरिसन, जिनके पास सी रैंक की प्रतिभा थी, को देशद्रोही के रूप में पता चला था। स्थापित पदानुक्रम के लिए सभी खतरों को बिना किसी प्रश्न के समाप्त कर दिया गया। सर झाओ ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। शायद हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। उसे अब समझाना चाहिए। मैं अपने शहर में विदेशी एजेंटों की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। विदेशी एजेंट? रुआन का पेट मरोड़ उठा। एक बार आरोप लग जाने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सिटी लॉर्ड के पागलपन ने एथन की किस्मत पहले ही तय कर दी थी। फिर भी कोई भी सेनापति अपने वरिष्ठ को खुलेआम चुनौती नहीं दे सकता था। यहेजकेल की शक्ति उनकी संयुक्त क्षमताओं से कई गुना ज्यादा थी। उसका विरोध करने का मतलब था मौत। एथन ने अपने सामने खड़े 3 व्यक्तियों का अध्ययन किया। एक व्यक्ति घातक इरादे से भरा हुआ था तथा 2 व्यक्ति स्पष्ट अनिच्छा के बावजूद राजनीतिक आवश्यकता के जाल में फंसे हुए थे।
वह बिल्कुल भी सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसने यह सोचने की कोशिश की थी कि नगर का स्वामी उसके जासूस होने के कारण भयभीत हो रहा है, लेकिन वो झूठ था। वो इसकी जांच पड़ताल भी नहीं कर रहा था। ये न्याय के नाम पर एक पूर्व निर्धारित फांसी थी। नूह की अभिव्यक्ति अंततः शांत हो गई। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। शब्द शांत जल में पत्थरों की तरह गिर रहे थे। यदि आप इतने चिंतित हैं तो इसके बारे में कुछ करें क्या? जैसे ही यहेजकेल ने आगे बढ़ना बंद किया, हवा आर्कटिक में बदल गई। उसके चारों ओर चांदी की ऊर्जा संकुचित हो गई, जब तक कि उसके आसपास के सभी लोगों ने दबाव महसूस नहीं किया। तुमने अभी मुझसे क्या कहा? इससे पहले कि एथन जवाब दे पाता, नगर स्वामी गायब हो गया। खतरा एथन की रीढ़ की हड्डी पर बर्फ के पानी की तरह बरस रहा था। उसने एक साथ हर रक्षात्मक प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। सुरक्षा के लिए क्रिस्टल हार्डनिंग, बचने के लिए बढ़ी हुई गति, अपनी गति को तेज करने के लिए पवनचालन, और अंतिम अवरोध के रूप में सुरक्षा कवच। यह आक्रमण खाली हवा से हुआ। यहेजकेल की कुल्हाड़ी इतनी जोर से नीचे गिरी कि ऐसा लगा जैसे हवा फट गई हो। हथियार ने टिश्यू पेपर की तरह पवन अवरोधों को भेद दिया, संपर्क में आने पर उसकी सुरक्षा कवच को तोड़ दिया तथा क्रिस्टल हार्डनिंग को तिरस्कारपूर्ण आसानी से भेद दिया। टक्कर से एथन युद्ध क्षेत्र में उछलकर दूर जा गिरा। उसका शरीर टूटे हुए पत्थरों में एक गहरी खाई बनाता हुआ एक ढही हुई इमारत से टकराया। टक्कर से इमारत आंशिक रूप से ढह गई और मलबा बरसने लगा, लगभग उस भीमकाय जानवर के हमलों जितना ही शक्तिशाली। तब भी जब मेरी सुरक्षा व्यवस्था ने हमले का सबसे मजबूत हिस्सा, यानी शुरुआती हिस्सा, झेल लिया था। उसकी छाती पर लगी चोट से खून बह रहा था। क्रिस्टल हार्डनिंग ने उसकी आंतों को तो निकलने से बचा लिया था, लेकिन चोट नहीं लगने दी थी। जब वह उठने की कोशिश कर रहा था तो उसकी क्षतिग्रस्त पसलियों में दर्द हो रहा था। तो तुमने मरना चुना हो, एथन ने टूटे हुए फुटपाथ पर थोड़ा खून थूकते हुए बुदबुदाया। यहेजकेल शिकारी निगाहों से उसके पास आया। उसकी कुल्हाड़ी से एथन का खून टपक रहा था। तुमने मुझसे क्या कहा, तुम छोटे कमीने? एथन ने बिना झिझके उन ठंडी आंखों से मुलाकात की। मैंने कहा तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। कोई तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दे। अच्छा हुआ कि मैं इतना भोला नहीं था कि उसकी दया पर निर्भर रहूं। बंदर को मारना जोखिम उठाने लायक था। परिवर्तन सक्रिय आलसी बंदर, पिक्सिलवर। एथन के चारों ओर चांदी की ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी। उसका शरीर विस्तृत हो गया। उसकी मांसपेशियां अलौकिक शक्ति से फूल गईं, जबकि उसकी आभा इतनी तीव्रता से प्रज्वलित हो गई कि वह गिरे हुए बंदर की पिछली शक्ति से मेल खाने लगी। यह परिवर्तन कुछ ही सेकंड में पूरा हो गया, जिससे एक ऐसी आकृति प्रकट हुई जो चांदी के शिखर पर बैठे लोगों की शक्ति से भरपूर थी। रुआन की तलवार नसरहित उंगलियों से टकराई। असंभव झांव लड़खड़ाती हुई पीछे हटी। उसके भाले के चारों ओर बिजली की हल्की सी चमक थी। वह आभावह रूप, यह बिल्कुल बंदर जैसा है, कैसे? यहेजकेल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऊर्जा हस्ताक्षर एकदम सही था, समान नहीं, लेकिन उस प्राणी के समान जिससे उसने अभी अभी थकने तक संघर्ष किया था। आप क्या हैं? प्रश्न एक मुश्किल से नियंत्रित फुसफुसाहट के रूप में उभरा। एथन की प्रतिक्रिया तब आई जब उसने बंदर की गिरी हुई छड़ी को वहां से निकाला जहां वह छोड़ी गई थी। जैसा मैंने कहा, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। एक विचार के साथ कर्मचारी अपनी पूरी लंबाई तक फैल गया। असंभव। एजेकील ने सांस ली। रूपांतरण क्षमताएं इस तरह काम नहीं करती। आप यूं ही नकल नहीं कर सकते। बीच वाक्य में ही लाठी उसकी कुल्हाड़ी पर लगी, जिससे तबाह हुए पूरे इलाके में सदमे की लहर दौड़ गई। दोनों हथियार घंटियों की तरह बज उठे। जाहिर है वे ऐसा करते हैं। यहेजकेल का आश्चर्य क्रोध में बदल गया। उनकी कुल्हाड़ी का काम तीव्र होता गया। प्रत्येक वार में उनके शिल्प को निखारने में बिताए गए दशकों की सटीकता झलकती थी। यह हथियार कौशल ही था जिसने उनकी स्थिति को सुरक्षित किया था, जिसे अनगिनत लड़ाइयों के माध्यम से उन्होंने अपनी कला के रूप में निखारा था। छड़ी ने हर हमले का सामना शालीनता से किया। एथन पानी की तरह ठोस होकर आगे बढ़ रहा था। रक्षात्मक पैटर्न बिना किसी सचेत बदलाव के आक्रामक हमलों में बदल रहे थे। बंदर का युद्ध अनुभव उसकी अपनी उन्नत क्षमताओं के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, बिल्कुल मांसपेशियों की स्मृति की तरह। उनके हथियार घातक सामंजस्य में नाच रहे थे। कुल्हाड़ी और लाठी इतने जटिल पैटर्न बना रहे थे कि उनके आसपास के लोग उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। प्रत्येक आदान प्रदान से टूटे हुए पत्थरों पर चिंगारियां निकलती थीं। चांदी की ऊर्जाएं बल के साथ टकराती थीं, जिससे आसपास की इमारतें कांप उठती थीं। रुआन और झाओ सुरक्षित दूरी पर चले गए, क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी शक्ति से अधिक युद्ध में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं था। वह नगरस्वामी से मुकाबला कर रहा है, झाओ ने भय पर विजय पाते हुए फुसफुसाया। हमले का बदला मिलान से भी ज्यादा।
रुआन ने गंभीरता से सोचा। वास्तव में एथन की गतिविधियों में वह दक्षता थी जो यहेजकेल के पास नहीं थी। जहां नगरस्वामी अचूक तकनीक से समर्थित अपार शक्ति पर निर्भर था, वहीं एथन ने अलौकिक समझ का इस्तेमाल किया जो हमलों को उनके पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही भांप लेती थी। कर्मचारियों को इजेकील के बचाव में ऐसी खामियां मिली जो वहां नहीं होनी चाहिए थीं, जिससे उसके कंधे, पसलियों और जांघ पर चोट लगी। आमतौर पर उन स्थितियों की रक्षा यहेजकेल के रुख से होती थी, लेकिन बंदर से लड़ने से हुई थकान के कारण यहेजकेल अब अपनी रक्षा को 100% बनाए रखने में सक्षम नहीं था। एथन ने बिना किसी दया के अपने लाभ का लाभ उठाया। एजेकील पीछे की ओर लड़खड़ा गया। लड़ाई जारी रहने के कारण उसकी चांदी जैसी आभा कमजोर होती गई। अध्याय 93 असंभव नामुमकिन। वह धक्कों के बीच हांफते हुए बोला। उसके दर्जनों जख्मों से खून बह रहा था। तुम्हें इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। तुम बंदर जितने मजबूत कैसे हो सकते हो? नहीं करना चाहिए था। नहीं कर सका। नहीं कर सकता। एथन की प्रतिक्रिया एक क्षैतिज झटके के रूप में आई जिसने क्षतिग्रस्त कवच के नीचे की पसलियों को तोड़ दिया। नगरस्वामी की दर्द भरी कराह खंडहर हो चुके चौक में गूंज उठी। यहेजकेल के घुटने मुड़ गए। उसकी कुल्हाड़ी डगमगा रही थी, उसकी नोक टूटे हुए पत्थर से टकरा रही थी और उसके थके हुए शरीर से धीरे धीरे शक्ति खत्म हो रही थी। लगभग थमक दूर से रुआन और झाओ स्तब्ध होकर चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने असंभव घटित हो रहा था। उनके शक्तिशाली नगरस्वामी एक ऐसी विसंगति के विरुद्ध हताश होकर रक्षा करने को विवश थे जो किंवदंतियों की शक्ति से लड़ रही थी। वह उसे मार डालेगा, झाओ ने फुसफुसाते हुए कहा। रुआन का गला बिना आवाज के चल रहा था। उसका एक हिस्सा हस्तक्षेप करना चाहता था, दूसरा हिस्सा संतुष्टि महसूस कर रहा था। वे लंबे समय से शहर के संचालन से नफरत करते थे। वे सभी चांदी के मध्य चरणों में इसलिए फंसे हुए थे क्योंकि नगरस्वामी ने उच्च स्तरीय संसाधनों का अधिकांश भाग जमा कर रखा था। इसके अलावा अगर वे ऐसे संसाधनों को छिपा भी लेते तो भी वे अपनी उन्नति को नहीं छिपा पाते। शहर के अंदर एक नियम था कि सभी रजत श्रेणी के लोग केवल नगरस्वामी के सामने ही आगे बढ़ सकते थे। उसने स्पष्ट कर दिया था कि उसे बताए बिना अकेले आगे बढ़ने के गंभीर परिणाम होंगे और यह सब रजत श्रेणी की रक्षा के नाम पर किया जा रहा था। न्याय के कई चेहरे हैं। कर्मचारी एक बार फिर से हरकत में आ गए। लकड़ी एक गीली आवाज के साथ इजेकील के शरीर से टकराई। फिर एक और। नगरस्वामी गिर पड़ा। उसकी चांदी जैसी आभा बुझी हुई मोमबत्ती की तरह बुझ गई। उसकी कुल्हाड़ी टूटे हुए फुटपाथ पर खड़खड़ाई। अचानक छाए सन्नाटे में उसकी आवाज अस्वाभाविक रूप से तेज थी। एथन गिरी हुई आकृति के ऊपर खड़ा था। उसकी लाठी उस पर घातक प्रहार करने के लिए तैयार थी। उसके रूपांतरित शरीर से परमर्जत शक्ति का संचार हो रहा था जो पूर्ण और निर्विवाद थी। एक बार इस तमाशे को हमेशा के लिए खत्म करो। फिर भी कुछ चीज उसे रोक रही थी। मुझे बताओ, विश्व आत्मा क्या है? कनिष्ठ नगरस्वामी क्या है? अपनी आसन्न विपत्ति को जानते हुए भी एजेकील मुस्कुराया। उसके दांत खून से सने हुए थे और उसने एक तरफ थूका। उसकी चांदी जैसी आंखों में विद्रोह की आग जल रही थी। तुम खुद ही यह जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिस आदमी को तुम मारने वाले हो उससे सलाह मांग रहे हो? तुम बहुत बेशर्म हो। अभी भी जोश है। सराहनीय। मुझे तुम्हें छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त पर। ऐसा नहीं होगा। यहेजकेल की आवाज में पूरा यकीन था। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। छोड़ दो। क्यों नहीं? अपनी जान पर हुए हमले के बावजूद एथन को कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। यहेजकेल एक शक्तिशाली योद्धा था। अगर वह उसे अपने साथ शामिल कर पाता तो उसे फायदा होता। क्योंकि मुझे किसी और के अधीन रहना पसंद नहीं है। यह कभी ठीक नहीं होता। नगर के स्वामी की निगाहें रुआन और झाओ पर टिक गईं। उनके रक्तरंजित चेहरे पर स्वीकृति झलक रही थी। जिस तरह मैं दूसरों से संसाधन लेता था उसी तरह दूसरे भी मुझसे लेंगे। मैं जितना हो सके उतना मजबूत बनना चाहता हूं। मेरी तरक्की की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैंने हमेशा उनसे संसाधन लिए हैं। उसकी नजरें दोनों जनरलों पर टिकी रहीं। मुझे पता है कि वे मुझसे नफरत करते थे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे तो बस तरक्की की परवाह थी, इतना ही। एथन ने भौहें चढ़ाई। उसे किसी जटिल राजनीतिक प्रेरणा, द्वेष या दार्शनिक मतभेद की आशंका थी, लेकिन वास्तव में समस्या पूरी तरह से हल करने योग्य थी। इतना ही। हाँ, यहेजकेल ने भ्रम में पलकें झपकाईं। क्या आपके पास स्टोरेज रिंग है? कुछ चांदी के कोर। नगरस्वामी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तो वैसे भी मरा हुआ आदमी हूं।
मैं कुछ भी कहूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो इसे किसी भी तरह लेगा। अंगूठी उसकी उंगली पर चमक रही थी, जो स्थानिक जादू में समाहित जीवन भर की शक्ति का संचय था। तुम्हारे पास जो चांदी के कोर हैं, उन्हें निकालो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। यहेजकेल किसी तरह यह देखना चाहता था कि विसंगति क्या योजना बना रही है। मुझे लगता है कि मरने से पहले मुझे कुछ मनोरंजन मिल सकता है। उन्होंने स्टोरेज रिंग को सक्रिय कर दिया। चांदी के कोर टूटे हुए फुटपाथ पर क्रिस्टलीय बारिश की तरह गिर रहे थे, दर्जनों सैकड़ों में बदल गए। यह ढेर इतना बढ़ता गया कि यह संघनित शक्ति के एक छोटे से पहाड़ जैसा दिखने लगा। रुआन की तलवार वाली भुजा कांप उठी। ये तो हमारे पूरे खजाने से भी ज्यादा कोर हैं। झाओं की बिजली उसके भाले के चारों ओर कमजोर सी टिमटिमा रही थी। जीवन भर जमा किए गए संसाधन। क्या आप जानते हैं कि इस परिवर्तन से पहले मैं किस पद पर था? इजेकील ने गंभीरता से सिर हिलाया। मिडसिल्वर। अच्छा, अब देखो। एथन चमकते हुए ढेर के पास घुटनों के बल बैठा कोर चुन रहा था। खा जाओ। पहला कोर उसकी हथेली में घुल गया। शक्ति उसके शरीर में तरल बिजली की तरह प्रवाहित हो रही थी। कोई झिझक नहीं, कोई तैयारी की रस्म नहीं, साधना के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए कोई गहन ध्यान नहीं, बस तुरंत सही अवशोषण। यह देखकर हर कोई दंग रह गया। असंभव। एथन ने दूसरे कोर की ओर हाथ बढ़ाया। खा जाओ। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। +8 शक्ति +9 इंटेलिजेंस +7 जीवन शक्ति +8 चपलता। प्रत्येक अवशोषण, जिसके लिए कई दिनों के सावधानी पूर्वक एकीकरण की आवश्यकता होनी चाहिए थी, कुछ ही सेकंड में हो गया। वह शक्ति जो सामान्यतः साधना रोग का कारण बनती है, बिना किसी प्रतिरोध के उसके भीतर प्रवाहित हो रही थी। यह अमानवीय है। रुआन लड़खड़ाकर पीछे हट गया। विकासवाद की उसकी पूरी समझ चकनाचूर हो गई थी। कोई भी बिना मरे इतनी तेजी से कोर को अवशोषित नहीं कर सकता। जब तक झाओं की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे समझ आ गया, वह इंसान नहीं है। पूरी तरह से नहीं। एथन ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रत्येक कोर उसके हाथों से गायब हो गया। 10-20 हो गए, 20-30 हो गए। +9 शक्ति +8 इंटेलिजेंस +9 जीवन शक्ति +7 चपलता। शक्ति उसके पूरे शरीर में फैलती गई। गुण पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ते गए। जिस चीज ने उसे मार डाला था, उसने उसे और मजबूत बना दिया, और हर अवशोषण ने उसकी क्षमताओं को और बढ़ा दिया। यहेजकेल स्तब्ध होकर चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों के सामने दशकों पुराना विकासवाद का सिद्धांत ढह रहा था। यह प्रगति के हर नियम का उल्लंघन करता है। 30वें कोर पर एथन रुक गया। उसकी स्थिति उसकी जागरूकता में साकार हुई। मानव एथन ब्रैंडन रैंक पीकसिल्वर प्रतिभाएं गति E+, क्रिस्टल हार्डनिंग E+, वायु E+, सुरक्षा कवच F+, सटीकता वृद्धि F+, पुनर्जनन F+, खंजर चलाना F, जल F, अग्नि F+, मानसिक वृद्धि F, रूपांतरण शैडोफैंग वुल्फ पीक कांस्य, रेजरबैक बोअर पीक कांस्य, ब्लैक बीटल उच्च कांस्य, ब्राउन बियर पीक कांस्य, क्रिस्टल एप मध्य सिल्वर, पैंथर मध्य सिल्वर, सिल्वर सरपेंट मध्य सिल्वर, हार्पी मध्य सिल्वर, टनलर बेहेमोथ उच्च सिल्वर, लेजी मंकी पीक सिल्वर स्तर 4 स्वास्थ्य अंक 2400 मन अंक 2400 शक्ति 240 चपलता 240 बुद्धिमत्ता 240 जीवन शक्ति 240 निःशुल्क विशेषताएं 0 कौशल बुनियादी फुटवर्क नौसिखिया 35%। उत्तम संतुलन। सभी विशेषताएं पीक सिल्वर सीमा पर। उन्होंने अपने परिवर्तन को निष्क्रिय कर दिया और अपने मानव रूप में वापस आ गए। तैयार। उसके चारों ओर रजत ऊर्जा प्रस्फुटित हुई, उससे शिखरजत आभा प्रज्वलित हुई। अध्याय 94 चांदी का शिखर। तैयार। उसके चारों ओर रजत ऊर्जा फूट पड़ी। यह उसके परिवर्तन की शक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी शक्ति थी। 30 कोर में वह चांदी के शिखर पर पहुंच गया था। सबने सोचा, यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ जागृतिकर्ताओं को भी रजत शिखर तक पहुंचने के लिए कम से कम 400 कोर की आवश्यकता होती है, और इसके लिए महीनों या वर्षों की सावधानी पूर्वक साधना के बाद पूर्ण अवशोषण की आवश्यकता होती है। 30 कोर, 30 सेकंड। कैसे? यहेजकेल की आवाज अविश्वास से फट गई। यह विसंगति असंभव को संभव बनाती रहती है। मैं अलग हूं। मैं वही हूं जिसे तुम दुनिया का बच्चा कहते हो। एथन की मुस्कान में ऐसी गहराई थी जो उनकी समझ से परे राज बयां कर रही थी। मैं वो काम कर सकता हूं जो दूसरे नहीं कर सकते। अब समझे, मैं तुमसे संसाधन क्यों नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। हम बिल्कुल अलग अलग गति से विकसित होते हैं। विश्व का बच्चा, यह शब्द सरल वर्णन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। मिथकों में दावा किया गया है कि वे महान परिवर्तन के समय प्रकट हुए थे, तथा उनके पास सामान्य सीमाओं से परे शक्ति थी।
वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, वह कुछ और ही है। तुम्हारा क्या विचार है? एथन ने हाथ बढ़ाया। मेरे साथ काम करो। इस शहर में न्याय और निष्पक्षता का इस्तेमाल करके हम उन जगहों तक पहुंचेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रस्तावित साझेदारी उनके बीच एक असंभव खाई पर पुल की तरह लटकी हुई थी। एक तरफ मौत थी, इतनी जबरदस्त ताकत वाले किसी व्यक्ति की अवज्ञा करने का स्वाभाविक परिणाम। दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था एक कल्पना से परे अवसर, न्याय और निष्पक्षता। इज़ेकील की नजरें रुआन और झाओ पर फिर पड़ी। दोनों सेनापतियों के चेहरे पर आशा और सावधानी का मिश्रण था। उन्होंने उसके निरंकुश शासन में कष्ट सहे थे, निजी उन्नति के लिए संसाधनों से वंचित रखा गया था। क्या यह काम करेगा? शोषण की बजाय सच्चा सहयोग? दशकों तक सत्ता को शून्य योग प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने के बाद यह अवधारणा उसे अजीब लग रही थी। फिर भी इस प्रदर्शन ने साधना के बारे में उसकी मूलभूत धारणाओं को चकनाचूर कर दिया था। शायद विश्व के एक बच्चे के साथ सहयोग ने ऐसी संभावनाएं पेश की जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी जिसे मेरे संसाधनों की जरूरत नहीं है। मुझे रोककर किसे कुछ हासिल नहीं होगा। अपने जीवन में पहली बार यहेजकेल ने आत्मसमर्पण को हार के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। एथन का हाथ बढ़ा हुआ ही रहा। मुझे क्या खोना है? मेरा पुराना तरीका साफ तौर पर काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे पीड़ा से टूटा हुआ नगर स्वामी प्रस्तावित गठबंधन की ओर बढ़ा। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। एथन मुस्कुराया। उसके सीने में संतुष्टि की एक गर्म रोशनी सी छा गई। इस अस्तव्यस्त शहर में असली व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में पहला कदम पूरा हो गया था। यहेजकेल ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक शीशी निकाली जिसमें उपचारकारी औषधि हल्की नीली चमक से चमक रही थी। उसने उसे एक ही घूंट में पी लिया। उसके स्तम्भ धीरे धीरे भर रहे थे। उसके पीले चेहरे पर जल्द ही रंगत लौट आई और उसकी थकी हुई मांसपेशियों में फिर से ताकत आ गई। एथन को अब विश्वासघात की चिंता नहीं थी। उसके प्रदर्शन ने उनके सापेक्ष शक्ति स्तरों के बारे में सभी भ्रमों को चकनाचूर कर दिया था। यदि यहेजकेल किसी तरह निम्नस्वर्ण श्रेणी तक पहुंच भी गया तो एथन की प्रतिभा और शीर्षर्जक विशेषताओं का संयोजन उसकी उन्नति को रोक देगा। एथन की ताकत सिर्फ अपने ही रैंक में दबदबा बनाने तक सीमित नहीं थी। वह हमेशा की तरह रैंकों में छलांग लगाकर अपने से ऊपर वालों से लड़ सकता था। इसके अलावा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना रणनीतिक था। अब नगरस्वामी को समझ आ गया था कि एथन उसकी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ने का सबसे अच्छा मौका था। मैं पारस्परिक लाभ के माध्यम से उनका सहयोग सुनिश्चित कर सकता हूं। रुआन, झाओ दोनों जनरल अपने नए वरिष्ठ अधिकारी का सामना करने के लिए मुड़े। बाहरी जिलों में सफाई अभियान शुरू करो। बचे हुए जानवरों को बचाओ, बचे हुए जानवरों को खत्म करो। मैं पूरी सफाई चाहता हूं। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाकर अपनी नई कमान को स्पष्ट राहत के साथ स्वीकार कर लिया। तुरंत रुआन ने उत्तर दिया, जो पहले से ही बर्बाद क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। झाओ ने उसका पीछा किया। अच्छा है, वे मेरे नए नेता बनने के विचार के विरुद्ध नहीं दिखते। मुझे पहले कुछ लोगों से मिलना है, एथन ने एज़ेकील से कहा। फिर हम तुम्हारे घर में शहर के भविष्य पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ हुए नगर प्रभु ने सिर हिलाया। उसकी चांदी जैसी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। जिन लोगों की वह रक्षा करता है। दिलचस्प है। वर्तमान नगरस्वामी के रूप में एज़ेकील ने एक समय में अपने सभी करीबी लोगों को जानवरों के हाथों खो दिया था। उन्हें खोने के बाद उसका मुख्य ध्यान हमेशा मजबूत बनने पर था। उसने हमेशा लोगों को एक उपद्रव और एक भारी बोझ समझा था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके मन में एक ही विचार था, केवल एक ही विचार, ताकत। इसलिए एथन को अपनी ताकत और प्रतिभा के साथ ऐसे लोगों के पास देखना दिलचस्प था जिनकी वह इतनी परवाह करता था कि उसे ऐसे कठिन समय में भी उनसे मिलने जाना पड़ा। वे तबाह सड़कों से पागल गति से गुजरे। भोर क्षितिज पर आ गई। टूटी हुई इमारतें सुनहरे और लाल रंग की हो गईं। अपार्टमेंट की इमारत सलामत खड़ी रही। एथन के सावधानी पूर्वक युद्ध क्षेत्र प्रबंधन ने लड़ाई को इस खास क्षेत्र से दूर रखा। उसने बाहरी दीवार पर चढ़कर एज़ेकील को नीचे ही छोड़ दिया। उसकी हल्की दस्तक से खिड़की खुल गई। टियाना का चेहरा एक बार फिर खुशी से खिल उठा। खिड़की पर सिर्फ एक ही व्यक्ति दस्तक दे रहा था और वह था एथन। तुम वापस आ गए। उसकी आवाज में ऐसी जटिल भावनाएं थीं जो साधारण शब्दों में नहीं कही जा सकती। उसके पीछे लिन और हांग वेई एक बार फिर राहत के भाव के साथ आगे बढ़े। यह खत्म हो गया है, एथन ने उन्हें आश्वस्त किया। जानवरों का ज्वार टूट गया है। शहर सुरक्षित है।
उनके तनावग्रस्त कंधे तुरंत ढीले पड़ गए तथा रात भर के भय से उनका तनाव समाप्त हो गया। टियाना की नजर इजेकील पर गई। उसने देखा कि ईथन के पीछे वाली इमारत के पास चांदी के बालों वाला आदमी खड़ा था। यह कौन है? वह अजनबी एक योद्धा प्रतीत हो रहा था। फिर भी एथन के प्रति उनका सम्मान समानता के बजाय अधीनस्थ स्थिति का संकेत देता था। एथन का नया सहयोगी? उनमें से किसी ने भी नगरस्वामी को नहीं पहचाना। यहेजकेल ने अपने पूरे शासनकाल में रहस्य बनाए रखा था और शायद ही कभी प्रकट होता था। अधिकांश नागरिकों के लिए वह एक व्यक्ति के बजाय एक दूरस्थ अधिकारी थे। यह एजेकील है, एथन ने संक्षिप्त परिचय दिया। यह शहर में व्यवस्था बहाल करने में मदद करेगा। अभी यहीं रुको, एथन ने निर्देश दिया। तत्काल खतरा टल गया है। अगर तुम्हें खाना, पानी या किसी और चीज की जरूरत हो तो बस दीवारों के पास जाओ और किसी जनरल से बात करो, वे तुम्हें पहचान लेंगे। या फिर तुम मेरा इंतजार कर सकते हो, मुझे ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे ही लगेंगे। उन सबने एक दूसरे को देखा। हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, उसने सिर हिलाया। एक बार फिर अलविदा कहने के बाद वह यहेजकेल के साथ चला गया। वे बिना किसी हमले वाली सड़कों से होते हुए शहर के केंद्र की ओर बढ़े। यहाँ रात की अराजकता में इमारतें बिना किसी नुकसान के खड़ी थीं। अध्याय 95 जूनियर सिटी लॉर्ड एजेकील की हवेली जिले के केंद्र में स्थित थी। संगमरमर का एक विशाल परिसर जो दशकों से संचित धन का प्रतीक था तथा मुख्य संरचना के चारों ओर बगीचे थे। भविष्य पर चर्चा करने का समय आ गया है। हवेली में प्रवेश करते ही इसका आंतरिक भाग पृथ्वी पर स्थित शाही महलों से मेल खाता था। मेरे घर में आपका स्वागत है, यहेजकेल ने कहा। उसके स्वर में गर्व का कोई संकेत नहीं था। एथन की क्षमताओं के प्रदर्शन ने उसकी संचित विलासिता को पुनः संदर्भित कर दिया तथा उसे तुच्छ संचय के रूप में उजागर कर दिया। प्रभावशाली, एथन ने तटस्थता से उत्तर दिया। वह अभी एजेकील को उसके अतीत के लिए दोषी नहीं ठहराने वाला था। एथन कोई धर्मी नायक नहीं था जो सबके चुराए हुए अवसरों को वापस पाने के लिए धर्मयुद्ध करेगा। अगर हान ने अपने करीबी लोगों पर हमला न किया होता तो एथन ने कोई कार्रवाई नहीं की होती। शहर का राजनीतिक भ्रष्टाचार बस एक और पृष्ठभूमि की असुविधा बनकर रह जाता। लेकिन अब जब उन्होंने सत्तारूढ़ पद का दावा कर लिया है तो सब कुछ बदल गया है। अब एजेकील मेरी छत्रछाया में है। मैं उसे पुरानी आदतों में वापस नहीं जाने दे सकता। पूर्व नगर प्रभु पर सावधानी पूर्वक नजर रखने की जरूरत थी। सत्ता इरादे से जितनी भ्रष्ट होती है उतनी ही आदत से भी भ्रष्ट होती है। सतर्कता ही उसे फिर से भ्रष्ट होने से रोकेगी। एथन एक आरामदायक सोफे पर बैठ गया। तुम गोल्ड तक आगे बढ़ने की क्या योजना बना रहे थे? उसने पूछा। क्या तुम्हारे पास गोल्ड रैंक कोर तक पहुंच है? यहेजकेल ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास गोल्ड रैंक्स को मारने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता नहीं है। पीक सिल्वर के लिए अकेले युद्ध के माध्यम से उस अंतर को पाटना लगभग असंभव है। बात तो सही है। ऐसे पदों पर बैठे औसत व्यक्ति के लिए शक्ति का अंतर बहुत बड़ा होगा। हालांकि यहेजकेल ने विदेशी लकड़ी से बनी एक बंद अलमारी की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं दशकों से दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करता रहा हूं। उन्होंने कई कंटेनर निकाले जिनमें से प्रत्येक में ऐसे नमूने थे जो आंतरिक प्रकाश से स्पंदित हो रहे थे। शक्ति का अविश्वसनीय संकेंद्रण। एथन उन जड़ी बूटियों के अंदर की शक्ति को महसूस कर सकता था। यह बहुत बड़ी थी। इन सभी जड़ी बूटियों का एक ही बार में सेवन करने से आपको गोल्ड रैंक में प्रवेश पाने का मौका मिल सकता है। हालांकि उचित ध्यान और तैयारी के बिना यह मुश्किल होगा। एथन ने वनस्पति के खजानों का अध्ययन किया। प्रत्येक नमूने से ऊर्जा के संकेत निकल रहे थे जिससे उसका चांदी जैसा कोर सहानुभूतिपूर्वक प्रतिध्वनित हो रहा था। दशकों का सावधानीपूर्वक संग्रह। अपूरणीय संसाधन। क्या भीमथ ने आपके आगे बढ़ने के प्रयास में बाधा डाली? हाँ, एजेकील के चेहरे पर पुरानी निराशा छा गई। मैंने अभी अभी सफलता की प्रक्रिया शुरू ही की थी कि हमला शुरू हो गया। समय दुर्भाग्यपूर्ण था। बंदर के समन्वित हमले ने उसकी सामरिक समझ का प्रदर्शन किया जो बेतरतीब राक्षसी व्यवहार से कहीं आगे तक जाती थी। नगरस्वामी की प्रगति में बाधा डालने से नगर का सबसे शक्तिशाली रक्षक भी अपंग हो जाता। अगर मैंने हस्तक्षेप न किया होता, यहेजकेल ने आगे कहा, वह भीमकाय प्राणी तुम्हें और रुआन को मार डालता। तुम दोनों के मरते ही बाकी भी मर जाते। जल्द ही वह जीव प्रथम जिले तक पहुंच जाता। उसने खिड़की से दिखाई दे रही सड़कों की ओर इशारा किया। अगर मैं बाद में उसे मार भी दूं तो भी उसकी कीमत कुछ खास नहीं होगी। सिल्वर रैंक के जनरलों को तैयार करने में दशकों लग जाते हैं। मान लीजिए कि उनकी जगह लेने लायक प्रतिभा मौजूद है। इसके अलावा मुझे पता था कि एक पीक सिल्वर मेरे कुछ करने का इंतजार कर रहा था। बंदर की मौजूदगी साफ दिख रही थी।
अगर मैं हस्तक्षेप न करता तो राक्षसों के संयुक्त हमले के बावजूद भी मैं मर ही जाता। एथन ने उसे समझते हुए सिर हिलाया। तो तुमने संभावित अस्तित्व के लिए कुछ उन्नति का त्याग कर दिया। बिल्कुल। गोल्डरैंक से पहले मरने से बेहतर है कि जीवित रहें और फिर से प्रयास करें। तो अब आपके पास गोल्ड में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं है। हाँ, लेकिन यह बहुत छोटा है। लगभग न के बराबर है। इजेकील की आवाज में निराशा थी। जड़ी बूटियों के लिए सही समय, आदर्श परिस्थितियां और महीनों की तैयारी की जरूरत होती है। मैंने शुरुआती उपचार पहले ही ले लिए हैं, फिर से शुरू करने में तो सालों लग जाएंगे। आपने पहले जिस विश्व भावना का उल्लेख किया था वह क्या है? यहेजकेल का व्यवहार बदल गया। विश्व आत्मा एक ऐसी सत्ता है जो स्वर्ण श्रेणी तक पहुंचने पर आपसे संपर्क करती है। तुरंत नहीं, जैसे जैसे आपकी शक्ति उस सीमा पर स्थिर होती जाती है, यह संपर्क धीरे धीरे बनता जाता है। एक इकाई। किस तरह का संपर्क? प्रत्यक्ष संचार। कुछ लोग इसे आवाजें सुनना कहते हैं, तो कुछ सार्वभौमिक ज्ञान तक पहुंचना। यहेजकेल की आंखों में दूर की लालसा थी। इसका सटीक स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन सभी स्वर्ण श्रेणी के लोग इस अनुभव की रिपोर्ट करते हैं, मानवीय समझ से परे किसी चीज के साथ संचार। एक बार जब आप गोल्डरैंक तक पहुंच जाते हैं तो आप जूनियर सिटी लॉर्ड बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। यह शीर्षक साधारण प्रचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। जूनियर का मतलब है पदानुक्रम, यानी जूनियर से ऊपर भी लोग हैं। वह क्या है? यहेजकेल चमड़े से जिल्द वाली पुस्तकों से भरी एक शेल्फ की ओर बढ़ा और उसने एक पुरानी पुस्तक चुनी। जूनियर सिटी लॉर्ड बनना हर गोल्डरैंक वाले को मिलने वाला एक अवसर है। विश्व आत्मा एक विकल्प देती है, मानव बने रहो या किसी महान चीज में परिवर्तन को स्वीकार करो। परिवर्तन मेरी क्षमताओं की तरह, लेकिन शायद अलग। किस तरह का परिवर्तन? सामान्य स्वर्ण श्रेणी की सीमाओं से परे उन्नत क्षमताएं। प्रथम अभयारण्य तक पहुंच एक ऐसा क्षेत्र जहां उन्नत प्राणी एकत्रित होते हैं, ऐसे उद्देश्यों के लिए जिन्हें मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। शायद हमारी तरह विकसित होने के लिए। यहेजकेल की आवाज में अपने अधूरे ज्ञान पर निराशा झलक रही थी। जानकारी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो पद प्राप्त करते हैं। एक और क्षेत्र, इस दुनिया से परे कार्यरत उच्च शक्तियां। यदि आप कनिष्ठ नगर प्रभु बनना चुनते हैं तो आपको विकास और उन्नति के ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो सामान्य प्राणियों के लिए असंभव हैं। सामान्य साधना में बाधा डालने वाली सीमाओं को तोड़ना, ऐसे संसाधनों और ज्ञान तक पहुंच जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। असली खेल ऐसे स्तरों पर चलता है जिसकी मैंने कभी झलक भी नहीं देखी। और अगर आपने मना कर दिया तो तुम इंसान ही रहोगे। स्वर्ण पद पर शक्तिशाली, हाँ, लेकिन अंततः उसी तक सीमित। अभयारण्य तक कोई पहुंच नहीं। तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक मृत्यु तुम्हें ले न ले। चुनाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। कोई भी व्यक्ति उन्नति से इनकार क्यों करेगा? फिर भी यहेजकेल के लहजे से सतही आकर्षण से परे जटिलताएं झलक रही थीं। और भी बहुत कुछ है। हमेशा ऐसा ही होता है। इसकी कीमत क्या है? एथन ने पूछा। खतरा। हालांकि यह अभयारण्य आपको ताकतवर बनने के लिए संसाधन और अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसमें यह खतरा भी है कि आप बच न पाए। हो सकता है कि आप किसी शक्तिशाली जानवर की मांद में फंस जाएं जो आपको आसानी से मार डालेगा। यह सब भाग्य पर निर्भर है। प्लेसमेंट पर कोई नियंत्रण नहीं। कोई नहीं। एजेकील खिड़की के पास गया और दूर दीवारों की ओर देखने लगा जहां भोर की रोशनी तबाही को सुनहरे रंगों में रंग रही थी। कुछ कनिष्ठ नगरस्वामी महीनों में और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में मर जाते हैं। शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में बेतरतीब नियुक्ति। योग्यतम का सर्वोत्तम अस्तित्व। कितने लोग मानव बने रहने के बजाय परिवर्तन का प्रयास करते हैं? आखिरकार ज्यादातर लोग इंसान ही बने रहना पसंद करते हैं। स्वर्णपद तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है। एक बार वहां पहुंच जाने के बाद वे बस आराम करना चाहते हैं और मौत के आने से पहले अपनी बाकी जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं। यहेजकेल के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। समझ में आता है। बातचीत ने उनकी वर्तमान समझ से परे के ढांचों को उजागर किया था। अनेक क्षेत्र, पदानुक्रमिक शक्तियां, यह सब कुछ आकर्षक था। अध्याय 96। स्वर्ण रैंक। ये जड़ी बूटियां जो तुमने इकट्ठी की हैं। एथन ने चमकते नमूनों की ओर इशारा किया। गोल्ड रैंक में उन्नति के लिए इनकी सफलता दर क्या है? मेरे स्तर के किसी व्यक्ति के लिए शायद 20%। अधिक शक्तिशाली प्रतिभा वाले लोगों के लिए यह अधिक है। आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए काफी बेहतर संभावनाएं हैं। मेरे अद्वितीय लाभों को देखते हुए यह लगभग निश्चित है। एथन ने कंटेनरों की ओर देखते हुए सिर हिलाया।
क्या आप इनका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? एजेकियल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। नहीं, सब कुछ होने से पहले मैं कुछ और साल और नमूने इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा था। बेहतर जड़ी बूटियां, पूरक प्रभाव, असफलता के विरुद्ध बीमा के रूप में। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैंने अपना विचार बदल दिया। मैं चाहता हूं कि तुम पहले स्वर्ण श्रेणी तक पहुंचो, फिर जब तुम स्वर्ण श्रेणी के विरोधियों को मारोगे और उनके कोर प्राप्त करोगे तो लूट का माल बांटोगे। उनके पास कुछ व्यावहारिक तर्क हैं। किसी मजबूत खिलाड़ी में निवेश करें ताकि वे उसे अपने साथ ले जा सकें। रणनीति बिल्कुल सही थी। एजेकियल की उन्नति की संभावनाएं बहुत कम थीं, जबकि एथन की अनोखी क्षमताएं लगभग निश्चित सफलता का संकेत दे रही थीं। जड़ी बूटियों को पूरी तरह से खोने के जोखिम से बेहतर है कि एक स्वर्ण श्रेणी का सहयोगी सुनिश्चित कर लिया जाए। मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे बाद तुम स्वर्ण रैंक तक पहुंचो। यह मेरा वादा है। सहयोग पुरस्कार का हकदार है। यहेजकेल ने सिर हिलाकर कीमती डिब्बों को सावधानी से एक तरफ रखते हुए कहा, ये बरसों की कमाई को दर्शाते हैं। इनका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। क्या आप यह स्थान चाहते हैं? यहेजकेल ने हवेली के भव्य परिवेश की ओर इशारा किया। नए नगर स्वामी के रूप में एक उचित निवास की अपेक्षा की जाएगी। एथन ने सिर हिलाया। तुम अपना घर रख सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर से बेदखल करने वाला नया नगर स्वामी नहीं बन रहा हूं। लेकिन प्रथम जिले में स्थान मिलना उपयोगी होगा। 3 ब्लॉक उत्तर में एक एस्टेट है। यह बड़ा, आलीशान और खाली है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अगर आपको यह पसंद आता है तो आप इसे ले सकते हैं। एथन ने सिर हिलाया। मैं जल्द ही इसकी जांच करूंगा। बातचीत में आगे आने वाली व्यापक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। पूरे शहर के प्रशासनिक ढांचे को व्यक्तिगत लाभ के बजाय वास्तविक सेवा के लिए मूल्यांकन, सुधार और अनुकूलन की आवश्यकता थी। दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। आप अपनी नई स्थिति की घोषणा कब करने की योजना बना रहे हैं? पहले सब कुछ शांत हो जाने दो, एथन ने फैसला किया। बचे हुए लोगों को दूसरी जगह बसाओ, बुनियादी ढांचे की मरम्मत करो, व्यापार फिर से शुरू करो। जब सामान्य जीवन फिर से शुरू हो जाएगा तो हम नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा करेंगे। यहेजकेल ने सिर हिलाया। हमारी तात्कालिक प्राथमिकता सूची क्या है? एथन प्रशासनिक जिलों के नक्शों की ओर बढ़ा। सबसे जरूरी जरूरतें पहले। बाहरी जिलों के लिए चिकित्सा सामग्री। तीसरे जिले के अस्पताल नष्ट कर दिए गए और मरीजों को अन्यत्र भीड़भाड़ वाले अस्पतालों में ले जाया गया। अगला कदम खाद्य वितरण है। आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित, गोदाम क्षतिग्रस्त। पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा गश्त। विस्थापित परिवारों के लिए आवास। शवों की बरामदगी और दफन सेवाएं। सूची जारी रही। संसाधन आवंटन। एथन ने अलग अलग रंगों से चिह्नित जिलों की सीमाओं का अध्ययन किया। पुनर्निर्माण निधि के लिए कितना अधिशेष उपलब्ध है? सीमित। राजकोष में आरक्षित निधि है, लेकिन वह तेजी से जिलाव्यापी पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले कदमों के बारे में नगर स्वामी से कुछ देर बात करने के बाद एथन अपनी भंडारण अंगूठी में दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर चला गया। उसने उस हवेली का मुआयना किया जिसके बारे में यहेजकेल ने बताया था और उसे काफी अच्छी पाया। वह आलीशान, विशाल और खाली थी। उन्होंने इसे लेने का निर्णय लिया और तियाना तथा अन्य लोगों से मिलने के लिए दूसरे जिले की ओर चल पड़े। अगले कदमों के बारे में नगर के स्वामी से कुछ देर बात करने के बाद एथन अपनी भंडारण अंगूठी में सुरक्षित दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ चला गया। यहेजकेल ने जिस हवेली का जिक्र किया था वह नगर स्वामी के निवास से 3 ब्लॉक उत्तर में थी और उसका संगमरमर सुबह की धूप में चमक रहा था। एथन अलंकृत द्वारों के पास पहुंचा और वादे के मुताबिक उन्हें खुला पाया। आंतरिक भाग में आराम के लिए डिजाइन की गई जगहें दिखाई दीं। ऊंची छतें, प्राकृतिक रोशनी। यह पूरी तरह से काम करेगा। एक के बाद एक कमरों ने उसके आकलन की पुष्टि की। पिछले मालिक की पसंद तो ठीक ठाक थी। हालांकि यह काफी आदिम है, फिर भी यह एक अच्छी हवेली है। शायद मैं किसी तरह धीरे धीरे पृथ्वी की आधुनिक चीजें यहां लाना शुरू कर सकूं। शायद एक अच्छे पश्चिमी शौचालय से शुरुआत कर सकूं। अपने नए घर से संतुष्ट होकर एथन दूसरे जिले के लिए रवाना हो गया। सड़कें सफाई कर्मचारियों से भरी हुई थीं जो मलबा हटाने और घायलों की देखभाल में जुटे थे। सुधार के संकेत मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रहे थे, छोटे लेकिन मजबूत होते जा रहे थे। लचीलापन, मानवता की सबसे बड़ी ताकत। अपार्टमेंट की इमारत सामने आ गई। एथन एक बार फिर बाहरी दीवार पर चढ़ा तो इस बार खिड़की खुली हुई मिली। उन्होंने इसे खुला छोड़ दिया। इन लोगों को विश्वास था कि वह वापस आएंगे, उनके वादों पर विश्वास था।
एथन टियाना की आवाज में राहत भरी आवाज थी जब वह खिड़की से बाहर निकला। बाकी लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। थकान के बावजूद लिन की आंखें चमक रही थीं। हांग वेई और अंकल लिन। सब कुछ कैसा रहा? टियाना ने उसका हाथ पकड़ते हुए अपने साधारण सोफे पर बैठते हुए पूछा। एथन ने अपने शब्द सोच समझकर चुने। उन पर उन राजनीतिक जटिलताओं का बोझ डालने की जरूरत नहीं थी जिन्हें वे प्रभावित नहीं कर सकते थे। राक्षसों के नेता मर चुके हैं। नगरपाल और मैं पुनर्स्थापना प्रयासों के बारे में एक समझौते पर पहुंच गए हैं। तात्कालिक खतरा टल गया है। वे कैसे थे? हांग वेई आगे झुका। मेरा मतलब राक्षसों से है। क्या वे उतने ही बड़े थे जितने हमने तब देखे थे जब आप हमें लेकर गए थे? बड़ा? एथन की मुस्कान में कोई हास्य नहीं था। भीमकाय जानवर एक इमारत के आकार का था। हार्पी हवा को हथियार की तरह नियंत्रित करता था। और बंदर? वह रुक गया, उसकी सुनहरी आंखों को याद करते हुए। बंदर दोनों को मिलाकर भी ज्यादा खतरनाक था। लिन की उंगलियां आस्तीन के किनारे पर चिंता से भर गईं। लेकिन अब तो वे चले गए। सब? उन सभी को इस साधारण पुष्टिकरण से उनके कंधों से अदृश्य भार उतर गया। हांग वेई अचानक खड़ा हो गया। क्या हम इसे देखने जा सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि तीसरे जिले का क्या हुआ। एथन ने इस अनुरोध पर विचार किया। तबाही दर्दनाक होगी, लेकिन वास्तविकता से बचने से किसी को भी दुहक से उबरने में मदद नहीं मिलती। भयावहता की कल्पना करने से बेहतर है कि सच्चाई को देखा जाए। ठीक है, लेकिन अपने आप को तैयार रखो। यह पहले जैसा नहीं है। वे एकत्र हुए और ठीक हो रही सड़कों पर उसके पीछे पीछे चल पड़े। आगे दूसरे जिले की दीवार दिखाई दे रही थी, या उसका जो कुछ बचा था। 100 मीटर के दायरे में पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जिससे सेनाओं के लिए पर्याप्त जगह बन गई थी। मरम्मत दल ने मलबा हटाने के लिए अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया, जबकि इंजीनियर संरचनात्मक क्षति का आकलन कर रहे थे। यहां तक कि दूसरा जिला भी सुरक्षित नहीं था। वे बचे हुए प्राचीरों पर चढ़ गए और ऐसे सुविधाजनक स्थान ढूंढने लगे जहां से आगे की तबाही का नजारा दिखाई देता था। तीसरा जिला नीचे धरती पर किसी घाव की तरह फैला हुआ था। संपूर्ण विनाश। जहां 12 घंटे पहले चहल पहल भरे मोहल्ले थे, वहां मलबे के ढेर क्षितिज तक फैले हुए थे। इमारतें नींव के पत्थरों तक सिमट गई थीं। सड़कें गड्ढों से भरी घाटियों में तब्दील हो गई थीं। पूरे शहर के ब्लॉक बस गायब हो गए। अध्याय 97। त्रासदी। हांग वेई की उत्तेजित बकबक उसके गले में ही दब गई। हे भगवान! लिन का हाथ उसके मुंह की ओर चला गया। उसकी पुतलियां फैल गईं। यह उसकी दुनिया थी, वह जिला जहां वह पली भी काम किया और अपना पूरा जीवन बिताया, बोर्ड से चाक की तरह मिट गया। मेरा रिश्तरा, अंकल लिन फुसफुसाए। हवा के ऊपर से उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जो कुछ उन्होंने बनाया था, वह कुछ ही घंटों में नष्ट हो गया। यादें मलबे में तब्दील हो गईं। जिंदगियां धूल की तरह बिखर गईं। खंडहरों में हलचल ने उनका ध्यान खींचा। बचाव दल ढही हुई इमारतों में काम कर रहे थे, जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे या उचित अंतिम संस्कार के लिए शवों को निकाल रहे थे। कभी कभी वे अस्थायी कफनों से ढके हुए मृत शरीरों वाले स्ट्रेचर लेकर निकलते थे। मानवीय लागत। जब आप सुधार देखते हैं तो संख्याएं व्यक्तिगत हो जाती हैं। जब बचावकर्मी मलबे से एक छोटी सी आकृति निकाल रहे थे तो एक महिला की चीखें तबाही के मंजर में गूंज रही थीं। ध्वनि हवा को चीरती हुई दूरी के बावजूद उन तक पहुंच गई। एक बच्चा। हमेशा समझना सबसे मुश्किल। लिन मुड़ी, उसके कंधे दबी हुई सिसकियों से कांप रहे थे। अंकल लिन का हाथ उसकी पीठ पर था और उसने अपने सहज स्पर्श से उसे सांत्वना दी। हांग वेई ने नीचे के दृश्य को बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जिनमें 16 सालों की समझ की कोई कमी नहीं थी। कितने कितने मरे, कितने अनाथ हुए, कितने परिवार बर्बाद हुए। हजारों। एथन की आवाज में कोई भावना नहीं थी। तथ्यों को सहनीय बनाए रखने के लिए नैदानिक प्रस्तुति की आवश्यकता थी, शायद इससे भी अधिक। हमें अंतिम गणना 1-2 दिन तक पता नहीं चलेगी। वे चुपचाप नीचे एक और पारिवारिक मिलन समारोह देख रहे थे। बचावकर्मी के रंग में एक आदमी मलबे से एक बुजुर्ग महिला को गोद में लिए निकला। वह जिंदा थी। उसकी हरकतों से इस बात की पुष्टि हो रही थी। पास के शिविर से 3 आकृतियां उनकी ओर दौड़ी। त्रासदी के बीच खुशी। भारी नुकसान के बावजूद जिंदगी अपनी जगह पर कायम है। फिर भी हर पुनर्मिलन के बाद 1 दर्जन से ज्यादा खोजें दिल तोड़ने वाली साबित हुईं। ढह चुके घरों से लाशें निकाली गईं। परिवारों को पता चला कि उनके प्रियजन शुरुआती हमले से बच नहीं पाए थे। बच्चे उन माता पिता को पुकार रहे थे जो कभी जवाब नहीं देते थे।
हमें वापस जाना चाहिए, टियाना ने धीरे से कहा। यह हमें नहीं देखना चाहिए, एथन ने सिर हिलाया और उन्हें दीवार से दूर ले गया। रेस्तरां फिर से बनाया जा सकता है, अंकल लिन ने आखिरकार अपनी आवाज पहले से ज्यादा जोरदार करते हुए कहा। इमारतें तो बस पत्थर और लकड़ी की होती हैं, लिन ने अपने पिता की ओर देखा, उसके गालों पर अभी भी आंसू चमक रहे थे। लेकिन यादें वे हम में रहते हैं, प्यारे। मायने यह रखता है कि तुम ठीक और स्वस्थ हो। दूसरों ने अपने घर और अपने परिवार खो दिए हैं। हमें आभारी होना चाहिए, लिन ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी आंखें पोंछते हुए सिर हिलाया। अंकल लिन एथन की ओर मुड़े, जो विचारमग्न मौन में उनके बगल में चल रहा था। एथन, धन्यवाद। तुम सचमुच ईश्वर का आशीर्वाद हो। इस साधारण से कथन में दशकों की कड़ी मेहनत से अर्जित ज्ञान छिपा था। अंकल लिन ने जीवन की इतनी क्रूरताएं देखी थीं कि जब भी कोई सच्ची सुरक्षा सामने आती, वे उसे पहचान लेते थे। भगवान का आशीर्वाद। एथन को उन शब्दों से अपने सीने में कुछ महसूस हुआ। उसने खुद को कभी हीरो नहीं माना था। धरती पर उसके पिछले अनुभवों और लगातार बदमाशी ने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। वह कभी भी नायकों में विश्वास नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वे कभी भी उसकी और उसके परिवार की मदद के लिए मौजूद नहीं थे। वे महज एक मिथक थे, कम से कम उनके जीवन में तो वे मिथक ही थे। अपनी मौजूदा जिंदगी में एथन हीरो बनना नहीं चाहता था। हालांकि पिता और बेटी के छोटे से परिवार ने जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की थी। कम से कम वह तो यही कर सकता था कि जब भी हो सके उनकी मदद जरूर करे। आपका स्वागत है, उन्होंने सरलता से उत्तर दिया। युद्ध समाप्त हुए 2 सप्ताह बीत चुके थे। उस थोड़े से समय में शहर बदल गया था, ऐसे बदलाव जो मलबे और पुनर्निर्माण से कहीं ज्यादा गहरे थे। कभी राख से पटी सड़कों पर अब फिर से कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। बचे हुए लोग टुकड़े टुकड़े करके अपनी बची हुई जिंदगी में लौट रहे थे। तियाना और हांग वेई प्रथम जिले में एथन के मकान में रहने चले गए थे, जो अग्रिम मोर्चे से दूर एक शांत ऊंची दीवारों वाला मकान था। लिन और उसके पिता को एथन की मेहरबानी से अपना रेस्टोरेंट फिर से बनाने के लिए एक जायदाद मिल गई थी। यह पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन एक शुरुआत तो थी। टियाना ने उन्हें अपना एक अपार्टमेंट भी देने की पेशकश की थी और उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक उसे स्वीकार कर लिया था। फिर भी तमाम दिखाई देने वाले बदलावों के बावजूद साफ किया गया मलबा, खड़ी दीवारें, मरम्मत की गई सड़कें, कुछ तो अनछुआ रह गया। मरे हुए लोग, उन्हें वापस नहीं लाया जा सका। हाल ही तक बचावकर्मी ध्वस्त जिलों में जाकर लापता लोगों की तलाश में मलबे की तलाश करते थे। कुछ शव मिल गए, कुछ कभी नहीं मिलेंगे। और इन सबके बीच भी जीवन चलता रहा। शहर अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा उन्हें याद था। ध्वस्त इमारतों की मरम्मत कर दी गई थी। एथन तीसरे जिले की ओर देखने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उनके विचार उस क्षण की ओर लौट गए जब उन्होंने नियंत्रण संभाला था, जब नेतृत्व का भार सीधे उनके कंधों पर आ गया था। उसने समय बर्बाद नहीं किया था। तीसरे जिले में वेतन बढ़ा दिया गया था। अब श्रमिकों को प्रथम और द्वितीय जिलों के लोगों की जेबें भरने वाले औजारों से अधिक कुछ नहीं समझा जाता था। उसने उन्हें सम्मान और सुरक्षा दी थी। तीसरे दर्जे में सुरक्षा अब दूसरे दर्जे की सुरक्षा व्यवस्था के बराबर, बल्कि उससे भी आगे निकल गई थी। कई लोगों ने इसका विरोध किया था, खासकर उन लोगों ने जो सुरक्षा को केवल धनी लोगों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार मानते थे। लेकिन अब एथन शहर का स्वामी था। सत्ता और रुतबे ने उसके फैसलों को तूल दे दिया। उन्हें शिकायत करने दो, वे उसे रोक नहीं सकते थे। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर अमीरों पर कर लगा दिया, उनकी वार्षिक आय का 2.5%। कुछ लोगों के लिए यह मामूली रकम थी, जबकि उन लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका था जिन्होंने पहले कभी कुछ नहीं दिया था। यह धनराशि सीधे पुनर्निर्माण कार्यों और विस्थापित परिवारों की सहायता के लिए इस्तेमाल की गई। और जब शहर का पुनर्निर्माण हो रहा था, तब एथन निष्क्रिय नहीं बैठा था। वह पिछले 2 हफ्तों में प्रशिक्षण ले रहा था, अपने कौशल को निखार रहा था और अपनी योग्यताओं को निखार रहा था। वह अभी तक गोल्ड रैंक तक नहीं पहुंचा था। इसलिए नहीं कि वह ऐसा नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि उसने ऐसा न करने का फैसला किया था। आगे बढ़ने से पहले उसे अभी भी काम करना था और कुछ चीजों में सुधार करना था। इसके बजाय उन्होंने कच्चे युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई प्रतिभा की बैसाखी नहीं। उन्होंने ईजेकील और शहर के शीर्ष जनरलों रुआन और झाओ के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया, तकनीकों को सीखा, रणनीतियों को अपनाया और न केवल शक्ति के साथ बल्कि उद्देश्य के साथ लड़ना सीखा। उनकी वृद्धि घातीय थी। प्रत्येक सत्र ने झिझक को दूर किया, प्रत्येक द्वंद्व ने उसकी सहज प्रवृत्ति को शांत किया।
वह अब सिर्फ शक्तिशाली नहीं रह गया था, वह अनुभवी बन रहा था। और अनुभव ही वह चीज थी जिसने योद्धाओं को राजा बनाया। अध्याय 98 प्रथम पवित्र स्थान में प्रवेश। मानव एथन ब्रैंडन रैंक पीकसिल्वर प्रतिभाएं गति E+, क्रिस्टल हार्डनिंग E+, वायु E+, सुरक्षा कवच F+, जल F+, अग्नि F+, सटीकता वृद्धि F+, पुनर्जनन F+, खंजर चलाना F, मानसिक वृद्धि F, रूपांतरण आलसी बंदर शीर्षर्जत टनलर बेहेमोथ उच्चर्जत क्रिस्टल एप मध्यर्जत पैंथर मध्यर्जत सिल्वर सर्प मध्यर्जत हार्पी मध्यर्जत शैडोफैंग वुल्फ शीर्षकांस्य रेजरबैक सुअर शीर्षकांस्य ब्लैक बीटल उच्चकांस्य ब्राउन भालू शीर्षकांस्य स्तर 5 स्वास्थ्य अंक 2400 मन अंक 2400 शक्ति 240 चपलता 240 बुद्धिमत्ता 240 जीवन शक्ति 240 निःशुल्क विशेषताएं 5 कौशल बुनियादी फुटवर्क नौसिखिया 80% तलवारबाजी नौसिखिया 60% मन नियंत्रण नौसिखिया 68%। 2 हफ्तों के अथक प्रशिक्षण ने एथन की क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उसकी नई हैसियत शहर की दीवारों के बाहर जंगल में जानवरों का शिकार करने में बिताए अनगिनत घंटों को दर्शाती थी। हर शिकार उसकी तकनीकों को निखारता और उसकी प्रतिभा को और मजबूत करता था। मैं अब तक अपने सुधार से खुश हूं। उनकी निचली श्रेणी की अधिकांश प्रतिभाएं समान प्रतिभा वाले जानवरों को खाने के बाद F+ ग्रेड तक पहुंच गई थीं। प्रगति स्वाभाविक और अपरिहार्य लग रही थी। शक्ति बांध के पीछे पानी की तरह एकत्रित हो रही थी। उनके कौशल उन्नति के कगार पर थे। बुनियादी फुटवर्क 80% की सीमा के करीब पहुंच गया था, जहां नौसिखिए से प्रशिक्षु तक महारत विकसित होती थी। तलवारबाजी और मन नियंत्रण भी प्रशिक्षण के माध्यम से परिष्कृत होते हुए उसके ठीक पीछे थे। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे पहले सफल हो पाऊंगा। दूसरे जिले के अंदर एक एस्टेट में अंकल लिन के रेस्तरां का पुनर्निर्माण करने के बाद वह उन्हें साप्ताहिक रूप से आमंत्रित करने लगे। आज एक और साप्ताहिक सभा हुई, एक परंपरा जो आपदा के बाद स्वाभाविक रूप से उभरी थी। अंकल लिन ने एथन टियाना याहोंग वेई से उनके खाने का पैसा कभी नहीं लिया, बल्कि इस बात पर अड़े रहे कि परिवार को पैसे नहीं देता। परिवार? अजीब बात है कि यह कितनी जल्दी बन गया। वे पांचों एक जानी पहचानी मेज के चारों ओर बैठे थे। व्यंजनों से उठती भाप हवा में स्वादिष्ट सुगंध से भर रही थी। अंकल लिन ने तो खुद को ही मात दे दी थी। मेमने की टांग जो चॉपस्टिक के स्पर्श से टूट जाती थी। सब्जियां अभी भी कुरकुरी और रंगीन थीं। चावल बिल्कुल सही बनावट में थे। आरामदायक भोजन, बिल्कुल वही जिसकी आत्मा को जरूरत है। बातचीत सामान्य विषयों पर ही केंद्रित रही। अंकल लिन ने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बारे में खुशी से बड़बड़ाया, जिसके कारण कुछ सामग्री मिलना असंभव हो गया था। सामान्य जीवन अपनी सांसारिक सादगी में अनमोल। तभी लिन की चॉपस्टिक उसके मुंह के पास आकर रुक गई। तुम्हारी अगली योजना क्या है? एक लाजमी सवाल। मैं इसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकता। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि उसने पूछा। एथन ने उसकी प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए अपना निवाला खत्म किया। यहेजकेल द्वारा दी गई जड़ी बूटियां उसके भंडारण कक्ष में रखी हुई थीं, और उसने आज रात उनका उपयोग करने की योजना बनाई। मैं प्रथम अभयारण्य में प्रवेश करने की योजना बना रहा हूं। शब्द बातचीत में ऐसे उतर गए जैसे शांत पानी में पत्थर। लहरें बाहर तक फैल गईं, और मेज पर बैठे सभी लोगों को अलग अलग स्तर की समझ और चिंता के साथ छू गईं। टियाना की चम्मच पर पकड़ तब तक मजबूत होती गई जब तक कि उसकी पीली त्वचा के नीचे उसकी अंगुलियां सफेद दिखाई देने लगीं। पिछले हफ्ते उसने हर तरह की कोशिशें कर ली थीं। तर्क, भावनाएं, हताशा भरी मिन्नतें, कुछ भी उसके इरादे को नहीं डिगा पाया था। अपनी मां के बारे में मरते हुए बंदर के शब्द उसके विचारों में किसी श्राप की तरह गूंज रहे थे। कोई एथन से भी ज्यादा ताकतवर, कोई ऐसा जो उसे देखते ही मार डाले। हांग वेई का चेहरा उलझन से सिकुड़ गया। पहला अभयारण्य क्या है? एक ऐसी जगह जहां उन्नत जागृति लाने वाले लोग मजबूत बनने के लिए जाते हैं। एथन की आवाज स्थिर रही। यह खतरनाक है, लेकिन गोल्डरैंक तक पहुंचने पर जरूरी है। कितना खतरनाक? लिन ने धीरे से पूछा। सवाल हवा में धुएं की तरह तैर रहा था, तीखा और नजरअंदाज करना नामुमकिन। एथन ने सीधे उसकी चिंतित निगाहों से नजरें मिलाईं। बहुत से लोग जो प्रवेश करते हैं वे वापस नहीं लौटते। सच, वे इससे कम के हकदार नहीं हैं। तो फिर क्यों? लिन की आवाज थोड़ी भर्रा गई। आखिर जाना ही क्यों? क्योंकि कमजोर बने रहने का मतलब है कि मैं अंतः स्वयं की या किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने में सक्षम हुए बिना ही मर जाऊंगा जिसकी मुझे परवाह है। क्योंकि जानवरों के ज्वार से भी ज्यादा तेज कुछ आने वाला है। बंदर ने असली युद्ध की बात की, ऐसी ताकतों की जिनकी मैं अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी चॉपस्टिक्स उसकी प्लेट पर पैटर्न बना रही थीं।
मुझे तैयार रहना होगा। उनके बीच सन्नाटा छा गया, आंखें डर से भरा हुआ। लिन की आंखें अनछुए आंसुओं से चमक रही थीं। वे मुझे खोने से डरते हैं। इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। कोई और रास्ता जरूर होगा, टियाना ने आखिरकार कहा। उसके मन ने ऐसे उपायों को नकार दिया जिनमें इतना जोखिम हो। यहाँ और प्रशिक्षण, नगर स्वामी के साथ काम करना, सुरक्षा व्यवस्था बनाना काफी नहीं होगा, एथन ने धीरे से टोका। इस शहर में पीकसिल्वर प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन जो आने वाला है उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। बंदर की हंसी आज भी मेरे सपनों में गूंजती है। हमारी तुच्छता पर मनोरंजन। उसकी मौत के बावजूद। कितनी देर? अंकल लिन ने पूछा। उन्नति की प्रक्रिया में समय लगता है। अगर सफल रहा तो अभयारण्य में प्रशिक्षण महीनों या सालों तक चल सकता है। एथन ने बारी बारी से दोनों की आंखों में देखा। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। अंततः लिन के गालों पर आंसू बह निकले, हालांकि उसने उन्हें अपने बालों के पीछे छिपाने की कोशिश की। हम समझते हैं, अंकल लिन ने कहा, हालांकि उनकी आवाज में एक ऐसे व्यक्ति का वजन था जो अपरिहार्य क्षति को स्वीकार कर रहा था। आपने हमें उससे कहीं ज्यादा दिया है जितना हमें मांगने का हक था। मैं कह सकता हूं कि ये शब्द तुम्हारा मन नहीं बदलेंगे, एथन, लेकिन यह जान लो कि हमें तुम्हारी परवाह है। वहां अपना ख्याल रखना और यह सुनिश्चित करना कि तुम वापस आओ। एथन ने सिर हिलाया। टियाना अचानक खड़ी हो गई। उसकी कुर्सी लकड़ी के फर्श से रगड़ खा रही थी। मुझे थोड़ी हवा चाहिए। वह उसे सबसे लंबे समय से जानती है। वही रिश्ता सबसे गहरा है, अंकल लिन ने सोचा। वह ठीक हो जाएगी, हांग वेई ने धीरे से कहा। टियाना मजबूत है। एथन उसके पीछे जाने के लिए उठा, लेकिन अंकल लिन का हाथ उसके हाथ को छू गया। उसे एक पल का समय दो। कभी कभी दर्द को आराम स्वीकार करने से पहले जगह की आवश्यकता होती है। एथन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और वापस बैठ गया। उसने उसकी बातें सुनी क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में वह उस बूढ़े आदमी के बारे में और भी कुछ जानने आया था। अनुभव से ज्ञान। जब टियाना आखिरकार लौटी तो उसकी आंखों में आंसुओं की लालिमा थी। वह बिना कुछ बताए अपनी जगह पर बैठ गई और चॉपस्टिक्स उठा ली मानो कुछ हुआ ही न हो। पहले जिले में स्थित अपने घर की ओर लौटते समय टियाना ने उनके बीच की खामोशी तोड़ी। कब? उसने सरलता से पूछा। जल्द ही। शायद आज ही। अगर कुछ गड़बड़ न हुई तो। एथन की ईमानदारी उसे उन लोगों पर चाकू फेंकने जैसी लगी जिनकी वह परवाह करता था। जल्द ही? बहुत जल्द। ऊपर गहराते आकाश में एक एक करके तारे उभर रहे थे। अपने घर वापस आकर उन्होंने एक दूसरे को शुभ रात्रि की शुभकामनाएं दी और फिर अपने अपने कमरे में लौट गए। अपने कमरे के अंदर एथन अपने बिस्तर पर बैठ गया और उसने वह सारी जड़ी बूटियां रख दी जो उसने यहेजकेल से प्राप्त की थीं। अध्याय 99 ब्रेकिंग पॉइंट। अपने कमरे के अंदर एथन अपने बिस्तर पर बैठ गया और उसने यहेजकेल से प्राप्त सभी जड़ी बूटियों को रेशमी चादरों पर रख दिया। कंटेनरों में ऊंची खिड़कियों से आती चांदनी को देखा जा सकता था तथा उनकी सामग्री संचित शक्ति से स्पंदित हो रही थी। बर्फीला कमल भक्षण स्तर 1 ठीक है। चलो ऐसा करते हैं। उसका हाथ पहले कंटेनर की ओर बढ़ा। एक हल्की दस्तक ने उस क्षण को बाधित कर दिया। जड़ी बूटियों को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में रखने से पहले उसकी नजर दरवाजे की ओर गई। समय का चुनाव सोच समझकर किया गया था, मानो कोई इसी पल का इंतजार कर रहा था। अंदर आए। दरवाजा धीरे से खुला। टियाना सिर झुकाए, एक साधारण काले रंग की नाइट गाउन पहने अंदर आई, जिससे वह अपनी सामान्य से ज्यादा जवान और कमजोर लग रही थी। टियाना, वह उसकी ओर देखते हुए बुदबुदाया। वह फिर से रो रही है। सबूत छिपाने की साफ कोशिशों के बावजूद उसकी आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे चल रही थी, हर कदम सोच समझकर रख रही थी, मानो अचानक हिलने से गिर जाएगी। वह उसके बिस्तर पर बैठ गई और आंखें उठाकर उसे देखने लगी। उस नजर में उसने वो सब कुछ देख लिया जो वह दबा रही थी, डर, हताशा, प्यार जो आने वाले नुकसान से पीड़ा में बदल गया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, एथन। शब्द इतनी जल्दी जल्दी निकल रहे थे मानो वह घंटों से उनका अभ्यास कर रही हो। मुझे पता है कि आप जाने के बारे में अपना मन नहीं बदलेंगे और मैं भी आपका मन बदलने की योजना नहीं बना रहा हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। उसने कबूल किया। यह स्वीकारोक्ति उनके बीच एक असंभव खाई को पाटने वाले पुल की तरह खड़ी थी। एथन जानता था, उसकी नजरों में बिजली सी महसूस की थी। जिस तरह से वह उसके हाथ को छूने के बहाने ढूंढती थी, जिस तरह से वह उसके शब्दों पर ध्यान देती थी, लेकिन उसे बोलते हुए सुनने से चीजें अलग हो गईं। उसने उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया, उसकी गर्माहट को अपनी छाती से महसूस किया। उसका शरीर दबी हुई भावनाओं से कांप उठा,
हफ्तों से नियंत्रित भावनाओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई। जब से मैंने उसे हान वेई से बचाया है, मैं इसे और विकसित करने की योजना बना रहा हूं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, समय कभी सही नहीं रहा। एक के बाद एक संकट, सत्ता बनाए रखने और साथ ही महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा करने का लगातार दबाव। रोमांस उसे एक ऐसी विलासिता लग रहा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं इसे अभयारण्य के बाद तक विलंबित करना चाहता था, क्योंकि अब देरी स्थायी अलगाव में बदल सकती है। मैं भी आपसे प्यार करता हूं, यह बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। उसका सिर ऊपर की ओर झुका, उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे धीरे से अपने कंधों के और करीब खींच लिया। उसके चेहरे पर आशा और भय का द्वंद्व देख पाना उसके लिए असहनीय था। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। अभयारण्य ऐसे नियमों से चलता था जिन्हें वह समझ नहीं पाता था, और ऐसी समय सीमाओं में चलता था जिनका अनुमान लगाना मुश्किल था। हो सकता है कि वह हफ्तों में बाहर आ जाए या वापस लौटने का रास्ता ढूंढने में सालों भटकता रहे। अगर वह बाहर निकला भी तो। लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था कि वह विजयी होगा। उसका आश्वासन सुनकर तियाना उसके कंधों पर चुपचाप रो पड़ी। आवाज ने उसे मानो शारीरिक पीड़ा से भर दिया। उसके कंधे उसकी छाती से टकरा रहे थे, आंसू उसकी कमीज में रिस रहे थे, मानो हफ्तों से जमा तनाव को आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हो। तूफान टलने तक वह उसके सिर को सहलाता रहा, उसकी उंगलियां मुलायम रेशमी बालों में फिरती रहीं और वह धीरे धीरे खुद पर काबू पा रही थी। आखिरकार जब वह पीछे हटी तो उसकी आंखों में दुहक के नीचे एक नया दृढ़ संकल्प था। तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, उसने बनावटी गंभीरता से उसे घूरा। वह मुस्कुराया, क्योंकि उसे उसके डर के पीछे छिपी ताकत का एहसास था। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जाने से पहले वह अपने पैरों के बल उठी और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। उसके कोमल होंठ एक पल के लिए उसकी त्वचा से सट गए, एक वादा और एक कोमल स्पर्श में लिपटी हुई विनती। बेहतर होगा कि आप एक बेहतर के लिए वापस आएं, उसने शर्माते हुए कहा। उसके गालों पर रंगत आ गई और फिर वह दरवाजे की ओर मुड़ गई। अगली बार भी होगा। वह मुस्कुराया, उसे चुपचाप दरवाजा बंद करते हुए देख रहा था। उसकी अनुपस्थिति में कमरा सूना सूना लग रहा था। खिड़कियों पर चांदनी और भी ठंडी लग रही थी, जिनमें सिर्फ उसकी अकेली आकृति ही दिखाई दे रही थी। केंद्र। वह पहले ही हान वेई के लिए कई कोर छोड़ चुका था। एक बार जब वह लड़का अपनी प्रतिभा को जागृत कर लेगा तो उचित मार्गदर्शन में तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने एक बार फिर जड़ी बूटियों को रेशमी चादरों पर रखा तथा बर्तनों को सटीक पंक्तियों में व्यवस्थित किया। बर्फीला कमल भक्षण स्तर। एक भक्षण जड़ी बूटी की शक्ति को तरल बर्फ की तरह अपने अंदर प्रवाहित होते हुए महसूस करने के बजाय इसने कुछ अप्रत्याशित किया। आपने बर्फीले कमल को खा लिया है। आईसी लोटस टियर बढ़कर टियर 2 हो गया है। क्या यह उनकी बस बढ़ोतरी है? टियर 1 और टियर 2 जड़ी बूटियों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, बनाम एफ रैंक प्रतिभाओं के बराबर। बेहतर, लेकिन फिर भी अपेक्षित सीमा के भीतर। फिर भी इस रहस्योद्घाटन ने उन्हें चौंका दिया। क्या मैं जड़ी बूटियों का सेवन करके उनकी गुणवत्ता में सुधार कर सकता हूं? उन्होंने उन्नत कमल का परीक्षण किया और पाया कि भक्षण विकल्प अभी भी सक्रिय है। यह जांचने से पहले कि क्या यह आगे बढ़ सकता है, उन्होंने शेष नमूनों का प्रसंस्करण किया। एक एक करके खजाने खाए गए और एक उच्चस्तरीय संस्करण में बदल गए। सभी जड़ी बूटियां एक एक स्तर ऊपर उठ गईं और उनकी शक्ति उसकी अद्वितीय प्रतिभा से और भी निखर गई। उनकी सभी जड़ी बूटियां श्रेणी 2 पर पहुंच गई थीं, लेकिन एक नमूना फ्लेम रोज जो श्रेणी 2 पर था, सीधे श्रेणी 3 पर पहुंच गया था। टियर 3। यह अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने इसे उन्नति की प्रक्रिया में आने वाली अप्रत्याशित कठिनाइयों से बचने के लिए एक बीमा के रूप में अलग रखा। बेहतर होगा कि सबसे मजबूत विकल्प को तब के लिए बचाकर रखा जाए जब जरूरी कदम उठाने पड़े। तैयारियां पूरी होने के बाद उन्होंने टियर 2 जड़ी बूटियों की व्यवस्था की और महत्वपूर्ण चरण शुरू किया। उसने उन्नत बर्फीले कमल को खा लिया और ज्यादा सुधार होने के बजाय जड़ी बूटी पूरी तरह से खत्म हो गई और कच्ची ऊर्जा में बदल गई, जो पिघली हुई चांदी की तरह उसके पूरे शरीर में बहने लगी। यह अनुभूति उसके अनुभव से कहीं ज्यादा तीव्र हो गई। उसके अस्तित्व की नींद में ही शक्ति का संचय हो रहा था। समझ गया, अनिश्चित काल तक सुधार नहीं किया जा सकता। आपने बर्फीले कमल को खा लिया है। वह रुका नहीं। यह स्केल की सावधानी से कदम बढ़ाने की चेतावनियां धरी की धरी रह गईं, क्योंकि सहज ज्ञान ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह क्रमिक साधना नहीं थी, यह उसकी प्रगति में बाधा डालने वाली बाधाओं के विरुद्ध घेराबंदी युद्ध था।
जैसे कोई बांध बाढ़ के पानी को रोके रखता है। जितना ज्यादा दबाव डाला जाएगा, टूटने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। एक के बाद एक जड़ी बूटियां ऊर्जा के घटकों में घुलती गईं। हर अवशोषण ने उनकी आध्यात्मिक बाधाओं के पीछे बढ़ते दबाव को और बढ़ा दिया। कमरा और भी ठंडा हो गया। खिड़की के शीशे पर बर्फ जमने लगी, उसका अंदरूनी तापमान तेजी से गिर रहा था और फिर भट्टी जैसी गर्मी में धधक रहा था, क्योंकि अग्नितत्व वाली जड़ी बूटियां उस प्रभाव को कम कर रही थीं। कुछ हो रहा है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। अध्याय 100 स्वर्ण रैंक 1 टियर 2 जड़ी बूटी शेष रहने और कीमती टियर 3 फ्लेम रोज को आरक्षित रखने के साथ एथन ने इसे महसूस किया। बांध टूट गया। धीरे धीरे होने वाले क्षरण की तो उसने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन संचित दबाव के टूटने के साथ ही एक तात्कालिक विस्फोट हुआ। शक्ति उसके पूरे शरीर में ऐसे फूट पड़ी जैसे किसी बंधन से मुक्त नदी बह निकली हो। यह बात है। पदोन्नति की परिचित अनुभूति पिछले अनुभव से कहीं अधिक बढ़ गई थी। उसके शरीर की हर कोशिका परिवर्तन से गूंज रही थी, बाधाएं मिटकर शक्ति के नए स्वरूपों को जन्म दे रही थीं। डिंग, आपकी जीवन शक्ति निम्न स्वर्ण रैंक तक पहुंच गई है, मैं अंतः स्वर्ण रैंक पर पहुंच गया हूं। अधिसूचना ने उसकी चेतना को झकझोर दिया और एथन की आंखें विजय से चमक उठीं। उन्होंने बची हुई दोनों जड़ी बूटियों को अपने भंडारण रिंग में रख लिया तथा उनकी शक्ति को भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख लिया। तभी उसे यह महसूस हुआ, विश्व आत्मा उसकी चेतना पर गर्म प्रकाश की तरह उपस्थिति उतरी। गोल्ड रैंक तक पहुंचने पर बधाई शब्द उनकी चेतना में मूर्त रूप लेते थे, सुने नहीं जाते थे, बल्कि एक ऐसे मौलिक स्तर पर समझे जाते थे जो भाषा से परे था। आप जूनियर सिटी लॉर्ड के रूप में प्रथम अभयारण्य में प्रवेश के लिए योग्य हो गए हैं। प्रवेश करने पर आपको एक प्रादेशिक क्रिस्टल और अभयारण्य क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक कनिष्ठ नगर अधिपति के रूप में आप संसाधनों, उन्नति के अवसरों और उच्चतर लोकों में परम उत्कर्ष के लिए अन्य अधिपतियों से प्रतिस्पर्धा करेंगे। विजय से नश्वर समझ से परे शक्ति प्राप्त होती है। असफलता से मृत्यु। प्रथम अभयारण्य में अनंत संभावनाएं हैं, शक्तिशाली कलाकृतियां, पौराणिक जानवर, साधना संसाधन, भूली हुई तकनीकें और स्वर्ण श्रेणी से परे के क्षेत्रों के रास्ते। जी भर लड़ो, जीतो या पराजित हो जाओ। क्या आप जूनियर सिटी लॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन को स्वीकार करते हैं? चेतावनी, यह विकल्प अपरिवर्तनीय है और केवल एक बार ही लिया जा सकता है। इनकार करने पर भविष्य में अभयारण्य में प्रवेश के सभी अवसर समाप्त हो जाएंगे। चुना यहेजकेल ने इसका जिक्र किया। स्मृति सामने आ गई। अगर आप मना करते हैं तो आप इंसान ही रहेंगे, शक्तिशाली जरूर लेकिन अंतः सीमित। अभयारण्य तक कोई पहुंच नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं हो। इनकार का मतलब था इस दुनिया में रहना शायद ज्यादा सुरक्षित लेकिन अंतः स्थिर। स्वीकार करने का मतलब था ऐसे दायरे में कदम रखना जहां हर कोने पर मौत इंतजार कर रही हो। मैं सुरक्षित रहकर मजबूत नहीं हो सकता। हाँ, चयन की पुष्टि हो गई है। जूनियर सिटी लॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन शुरू हो गया है। प्रथम अभयारण्य के लिए परिवहन की तैयारी करें। टाइमर 5 4 3 2 1। उसके आसपास की वास्तविकता मानो गायब हो गई। एक पल के लिए सब कुछ काला हो गया, फिर अचानक एक झटके के साथ रोशनी लौट आई। एथन की आंखें खुल गईं और सामने क्षितिज की ओर फैली सुनहरी रेत का अंतहीन विस्तार दिखाई दिया, जो गर्मी से झिलमिला रहा था। रेगिस्तान। सचमुच सूरज इतनी तीव्रता से चमक रहा था कि ऐसा लग रहा था कि दोपहर हो चुकी है। या यह तारा मेरे जीवन में देखे गए किसी भी तारे से अधिक शक्तिशाली है। रेगिस्तान में शुरुआती स्थिति। यह निस्संदेह एक खराब शुरुआत है, खासकर एक नए क्षेत्र के लिए जिसे सभी जरूरी संसाधनों की जरूरत है। जूनियर सिटी लॉर्ड। जूनियर लॉर्ड के रूप में आपको 7 दिनों तक सुरक्षा मिलेगी। इन 7 दिनों के दौरान आपके क्षेत्र को अन्य लॉर्ड्स और आसपास के राक्षसों के आक्रमण से बचाने के लिए एक जूनियर लॉर्ड प्रोटेक्शन बैरियर से कवर किया जाएगा। जैसे ही विश्व आत्मा ने अपना वाक्य समाप्त किया, एक हल्के नीले प्रकाश ने उसे और उसके क्षेत्र को ढक लिया। यही सुरक्षा अवरोध है। जूनियर लॉर्ड, कृपया इन 7 दिनों में अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि आसपास के राक्षस जूनियर लॉर्ड टेस्ट के हिस्से के रूप में आपके क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे। हम चाहते हैं कि आप जूनियर लॉर्ड टेस्ट पास करने के लिए पूरी कोशिश करें, वरना आप और आपका इलाका दोनों बर्बाद हो जाएंगे। यह ढाल केवल 7 दिनों तक ही मेरी रक्षा कर सकती है, उसके बाद मुझे एक बार फिर किसी अन्य राक्षस गिरोह का सामना करना पड़ेगा।
इन 7 दिनों में मुझे अपने क्षेत्र और अपनी ताकत को इस हद तक विकसित करना होगा कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह तथाकथित राक्षसों में से किसी को भी नहीं देख पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वे राक्षस किस श्रेणी के थे। क्या होगा यदि सभी राक्षस स्वर्ण श्रेणी या उससे ऊपर के हों? भीषण गर्मी के बावजूद इस विचार ने उसकी रगों में बर्फ दौड़ा दी। वह अभी अभी लो गोल्ड में पहुंचा था। स्थापित गोल्ड रैंक या उससे ऊपर के रैंकों के सामने बचना मुश्किल होगा। पहले देखते हैं कि इस क्षेत्र में क्या विकास की जरूरत है, फिर मैं अपने अगले कदमों की योजना बना सकता हूं। मैं सावधानीपूर्वक योजना बनाए बिना कोई कदम नहीं उठा सकता। एथन उस छोटी सी लकड़ी की संरचना की ओर मुड़ा जो उसके पीछे दिखाई दी थी। साधारण बनावट, कार्यात्मक लेकिन प्रभावशाली नहीं, फिर भी किसी तरह यह अपनी साधारण उपस्थिति से परे महत्व बिखेर रही थी। पहले देखते हैं कि इस क्षेत्र में क्या विकास की जरूरत है, फिर मैं अपने अगले कदमों की योजना बना सकता हूं। मैं सावधानीपूर्वक योजना बनाए बिना कोई कदम नहीं उठा सकता। वह इमारत के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया, ज्ञान उसकी चेतना में भर गया। टाउन हॉल क्षेत्र स्तर 1। टाउन हॉल प्रभाव, वर्तमान में भगवान का निवास। कोई बफ नहीं है। क्षेत्र की इमारतें, टाउन हॉल टियर 1, समनिंग गेट टियर 1, 2 इमारतें। बस जानकारी पढ़ने के बाद एथन दूसरी संरचना की ओर चला गया जो एक गोलाकार पत्थर का मेहराब था और उसके ढांचे के भीतर सफेद रोशनी घूम रही थी। भवन का नाम गेट ऑफ समनिंग, बिल्डिंग टियर 1। निर्माण प्रभाव, हर दिन प्रथम अभयारण्य के 5 मूल निवासियों को प्रभु की प्रजा बनने के लिए बुलाया जा सकता है। पेशेवरों को बुलाने का भी मौका है। निर्माण उन्नयन, लकड़ी की 100 इकाइयां, रेत की 100 इकाइयां, पत्थर की 100 इकाइयां, 50 कांस्य स्तरीय राक्षस कोर। क्या आप बुलाना चाहते हैं? हाँ, नहीं, हाँ। द्वार श्वेत आभा से जगमगा उठा, प्रकाश तीव्र होता गया। मेहराब के भीतर 5 आकृतियां प्रकट हुईं। प्रभु नमस्कार। उसे देखते ही वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। वे पहले से ही वफादार हैं? तुरंत वफादारी है ना? यह काफी सुविधाजनक है। उठना। धन्यवाद मेरे प्रभु। एथन ने खड़े होकर अपने नए विषयों का अध्ययन किया। 4 पुरुष और 1 महिला। वे सभी रेगिस्तानी यात्रा के लिए उपयुक्त साधारण कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही उसने उन पर ध्यान केंद्रित किया, जानकारी उसकी चेतना में प्रवाहित होने लगी। विषय मार्कस, पेशा प्रधान तीरंदाज, रैंक उच्चकांस्य, प्रतिभा तीरंदाजी ई, वफादारी 68। विषय एलेना, पेशा तीरंदाज, रैंक निम्नकांस्य, प्रतिभा तीरंदाजी ई, वफादारी 71। पूरा दल तीरंदाज था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने एक पूरा तीरंदाजी दस्ता बुला लिया था। कोई अच्छी शुरुआत नहीं। मेरे पास एक भी उपयोगिता आधारित समन नहीं है, उसने मन ही मन सोचा पर जाहिर नहीं किया। वफादारी बार को देखते हुए एथन को भी एहसास हुआ कि उनकी वफादारी हमेशा के लिए उसकी नहीं थी। इसका मतलब है कि मैं उन्हें परेशान कर सकता हूं। मैं उनके साथ जैसा व्यवहार करता हूं उसका उनकी वफादारी पर असर जरूर पड़ता है। इसका मतलब है कि मुझे सावधान रहना होगा। मैं उनसे ज्यादा काम नहीं करवा सकता या उन्हें भूखा नहीं मार सकता, वरना वे भागने की कोशिश कर सकते हैं या शायद आसपास के लॉर्ड्स के सामने मुझे धोखा देकर मुझे उखाड़ फेंक सकते हैं।